वर्क, पावर एंड एनर्जी, या वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, अब सर आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास किसी की। तो इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वर्क। क्या है? वर्क डन। क्यों? क्योंकि जो ये है एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डू द वर्क डन। तो इसका मतलब जब तक आपको वर्क डन के क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप एनर्जी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, और पावर क्या होती है बेटे? रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन। क्या होती है? दो चीज समझो, ये क्या होता है हमारा? दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन। रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन, रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन है, इसका मतलब दैट इज P इज इक्वल टू dW अपॉन dt। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए? वर्क डन का, क्योंकि पावर इज आल्सो रिलेटेड विद वर्क डन। और ये क्या बेटे हमारे पास डेफिनेशन? एबिलिटी टू डू द वर्क डन, डू द वर्क डन। तो ये भी किससे रिलेटेड है? वर्क डन से। ये भी किससे रिलेटेड है? वर्क डन से। इसका मतलब जब हमको वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ना है तो सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? वर्क डन पर। आगे बात समझना। तो अब पहले, सबसे पहले हम सिखा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है और आपको इजी वे में ही समझना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वर्क डन। पहले समझ लो, बाद में नोट कर लो। ठीक है, या कर सकते साथ साथ भी। वर्क डन, तो वर्क डन क्या है? देखो, तो बाय द डेफिनेशन, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F, ये है मेरे पास अ बॉडी दैट इज ऑफ मास m, which is to be placed either on the rough surface or whatever smooth surface। तो हमने क्या कहा कि when the force is to be applied on a system or body if the displacement occurs, यानी by applying the magnitude of force F, if body displaced from one position to other position, work said to be done। डेफिनेशन यही हो जाएगी, ये हमारे पास m है और यहां से यहां तक कितना मूव कर गई है? x। तो बाय अप्लाइंग अ फोर्स, अब ये फोर्स कैसा हो सकता है? ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी। कैसा हो सकता है? वेरिएबल। तो बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ फाइनाइट मास, if body displace from one position to another, the work said to be done, ठीक। तो इसका मतलब यदि ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे? एंड हेंस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है, इजी लैंग्वेज में। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नोट करना है कि डिस्टेंस नहीं होती है, क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिए कि सिंस फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट दैट इज आल्सो वेक्टर। एंड वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? दैट इज स्केलर। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज स्केलर, दैट्स व्हाई वी अप्लाई डॉट प्रोडक्ट। क्या अप्लाई करेंगे? तो क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है,
and since a vector dot b vector is equal to ab cos theta, ab cos theta, so that's why this can be expressed as, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब मैं यहां लिख दूं खाली जगह में, तो देखिएगा यहां की पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। अब यहां पर जो मेरे पास ये फार्मूला आया है, इट इज द मेन फार्मूला, क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब हम कह सकते हैं इसके बेस पर कि की पॉइंट क्या है, ये लिख दो रहा हूं मैं, की पॉइंट क्या है कि द वर्क डन डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, ऑन एंगल थीटा। अब सुनो बेटे, यहां पर हमने ये कहा कि भाई, करो यार जल्दी करो, कहा जी कि थीटा, पहला केस, थीटा इज एक्यूट, थीटा क्या है बेटे, एक्यूट। तो थीटा यदि हमारा एक्यूट है, थीटा यदि हमारा क्या है, एक्यूट, तो थीटा एक्यूट है, इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू हाफ। ये सभी वैल्यू कैसी हैं, ये सभी वैल्यू बड़ी प्यारी वैल्यू हैं। कैसी है, रैप्ट मार दूंगा भी मैं, कैसी है, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि यदि थीटा एक्यूट है, वगैरह बड़ी प्यारी है, cos थीटा विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो बेटा इसका मतलब वर्क डन क्या होगा मेरा, वर्क डन दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप नहीं है, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो एक केस क्या हो गया, अभी मैंने केवल ये पढ़ाया है, वर्क डन, खाली डेफिनेशन लिखाई है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या केस हो सकता है बेटा जी, बस ये कंसेप्ट ही तो सीख रहे हैं आपको। थीटा मैंने क्या कहा, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल है। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू, एंड हेंस नो वर्क टू बी डन, नो वर्क टू बी डन। कब, जैसे कि एक व्यक्ति है और उसके सर के ऊपर एक सूटकेस रखा है, क्या रखा है, सूटकेस, इस तरीके से, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ, तो बेटा एक्स वेक्टर की डायरेक्शन ये है और उसके ऊपर सूटकेस रखा है, तो इसका वेट किधर है, mg। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, राइट एंगल। इसका मतलब नो वर्क टू बी डन। समझ में आ गई। एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ पर और लगातार लगा रहा है, तो चाहे वो 100 चक्कर लगा ले, उसका वर्क डन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि जैसे ये देखिएगा, ये है और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ रहा है और हर बार एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल, नेट डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, एंड हेंस वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों केस में वर्क डन क्या होगा बेटा जी? दोनों केस में वर्क डन 0 होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमने कहा थर्ड केस थीटा, और तीसरा केस थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज है, तो यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन, अबे थीटा इज ग्रेटर देन 90, और यदि थीटा 90 से ऊपर है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन विल बी द एंड हेंस, राइट, एंड हेंस वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। और फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन में है। क्या लिखेंगे? जिस डायरेक्शन, ओहो, मोशन टेक्स प्लेस, मोशन टेक्स प्लेस in the same direction, in the same direction of applied force। ठीक है, तो cos 0 इज इक्वल टू +1 एंड हेंस वर्क डन इज इक्वल टू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। या बोला तुम जैसे बोलते मैं वही छाप देता हूँ, मान लो तुमने बोला एफ में छाप दिया, मैं मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा था। सही बता रहा हूँ, मेरी तंतु बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए चलती क्लास में कोई बीच में बोल जाए ना, मैं फिर दिमाग नहीं चला जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? वर्क डन मैक्सिमम, देखो दिमाग के तंतु सेंसिटिव है, मेरे नहीं। तुम गलत बोलोगे ना बीच में तो मैं सूद दूंगा तुम्हें फिर। तो यह आ गया वर्क डन इज इक्वल टू मैक्सिमम, वर्क डन इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो बेटा यदि हम आपसे पूछें व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्क डन, तो वर्क डन कितने टाइप का होगा? 4, नहीं 3, 4 क्यों होगा? 3 होगा। कैसे? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। कौन कौन सा है? तो इसका मतलब वर्क डन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो नंबर फर्स्ट पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नंबर सेकंड नेगेटिव वर्क डन, और नंबर थर्ड जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो जल्दी जल्दी नोट करो, सुनो अब ध्यान। तुम दोनों को मैंने अलग बैठने के लिए कहा ना, और आज तुम 3 बैठ गए एक साथ। इधर बैठ, वेदांत इनसे दूर बैठो बेटा। अब किसी आवाज आ गई थी, बता रहा हूं मैं, लैपटॉप सुन दूंगा तेरे में। चाहे किसी की आवाज आ, पिटेगा तू। सुनो अब बेटा हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स, अब समझिएगा फोर्स क्या है। तो जो फोर्स है दैट इज द एबिलिटी, दैट इज द एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन और स्टेट। स्टेट क्या होती है? रेस्ट। स्टेट क्या होती है? मोशन। तो एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन, एबिलिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी which can change the state as well as direction, that is force, that is force। याद रहेगा? अब सुनो ध्यान से, जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा 2 टाइप का हो सकता है। नंबर फर्स्ट वन कांस्टेंट, और नंबर सेकंड वन इज वेरिएबल। वेरिएबल। और बेटा फोर्स कैसी क्वांटिटी हमारी? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक, तो अब समझो,
एक तो क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है कि फोर्स मेरे पास कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा और एंगल दिया है, तो पहला क्वेश्चन किसके बेस पर बनेगा? और फोर्स वेरिएबल का मतलब क्या है समझो, मैंने लिखा F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। 5, तो बताओ 5 कैसा नंबर है? कांस्टेंट, तो इसका मतलब फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। और यदि मैंने लिखा कि F इज इक्वल टू 5x, 5x, तो ये कैसा है? वेरिएबल। और कैसा वेरिएबल है? पोजीशन डिपेंडेंट। कैसा है? पोजीशन डिपेंडेंट। ओहो, पोजीशन डिपेंडेंट। और दूसरा यदि मैंने लिखा F इज इक्वल टू 5t, तो इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। और ये क्या है हमारा? टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट, ठीक। अब दूसरे टाइप के फोर्स है, एक तो फोर्स हो गया मेरा कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट समझ गए, ठीक, नो चेंज आइदर विद रेस्पेक्ट टू टाइम और व्हाट एवर चेंज इन पोजीशन, नो चेंज। अब दूसरा क्या है हमारे पास? फोर्स की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? तो आप एक लाइन के अंदर याद रखें कि ऑल नेचुरल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्स क्रिएटेड बाय नेचर itself, नेचर itself, वो सब कैसे हैं हमारे? कंजर्वेटिव। जैसे कि मैंने कहा ए कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बेटे किसके बीच में काम करता है? एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज बॉडीज, चार्जेस, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? मैंने कहा मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या है? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आल्सो ग्रेविटी। और चौथा फोर्स क्या है? यस 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 प्लीज, क्यों पहले नहीं बताया था सर आपने? आप कितने झूठे हैं, मैंने बताया था इलास्टिक। कौन सा फोर्स है? इलास्टिक। इलास्टिक इज द नेचुरल प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी दैट इज ऑलवेज नेचुरल, ठीक है। तो क्रिएटेड बाय नेचर इटसेल्फ, ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पहला पॉइंट कि व्हेन द वर्क टू बी डन, व्हेन वर्क to be done under conservative force, under conservative force, conservative force, it never depends on path। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? पाथ। नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ, ओनली डिपेंड्स ऑन, मैंने कहा ना तुम्हें एक बार रिवीजन दे दूंगा ना तो सारी चीज रट जाएंगे यहीं, ठीक है। इसीलिए मैं 2 बार पढ़ाता हूं 11th को। जो पढ़ने वाला है ना बच्चा, वो यकीन मान के चलो फिजिक्स में बिल्कुल बेहतरीन हो सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला है वो तो सोना लुट रहा हो तब भी कंगाली रहेगा, तो तभी ही नहीं है उसे। डिपेंड्स, तो नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ, ओनली, क्या लिखा है ये? इट नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन,
जैसे कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने क्या किया, पीसा की मीनार पे खड़ा हो गया और चारों तरफ क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट, पीसा टावर, है ना। अब भाई ऐसा जैसा हमने पढ़ा हम वैसे पढ़ाएंगे, लीनिंग टावर, लटकती हुई टावर। सुनो, पीसा की मीनार पे खड़ा हो गया और उसने चारों तरफ क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उसने 3 बॉडी को, एक वेटलेस यानी कि लाइक पंख होता है ना चिड़िया का, उस तरीके का, एक थोड़ा मॉडरेट वेटेड और एक हैवी वेटेड, तीनों एक साथ फेंका। उसने क्या देखा कि सेम टाइम पर पहुंच रही है। अलग अलग पाथ पे फेंका तब भी क्या था हमारा वर्क डन, मतलब तीनों कैसी पहुंची, सेम। तो याद रखना है, नेवर डिपेंड्स। इसका मतलब यदि हमारे पास बेटे ये है ए और ये है बी, या ये मान लो ये है जस्ट नीचे, ये बी है, तो यहां तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। मैंने कहा बिल्कुल सीधे आ जाइए, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ, एंड ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज नेचुरल। तो इसका मतलब आप चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, वर्क डन विल रिमेन सेम। तीनों केस में वर्क डन क्या रहेगा, दैट मीन्स द फोर्स इज कंजर्व्ड। फोर्स कैसा है, आप अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि इफ द वर्क टू बी डन डिपेंड्स ऑन पाथ, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ओनली डिपेंड्स ऑन, then the force is conservative, then the force is conservative. Getting my point? इसका उलट ले लो, इसका उलट क्या है कि if work to be done, work done depends on, work done, work done depends on, अरे इसकी वीडियो अवेलेबल है, पहले ही बनी हुई है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं जो इसको। if work done depends on, work done depends on, it depends on path, not depends, मैं क्या लिख देते हैं, not depends on initial and final position, फाइनल पोजीशन। तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स कैसा होगा मेरा, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। अब यदि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो ऑल फ्रिक्शन फोर्स, ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये क्या है हमारे, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंड विस्कस, ये सभी कैसे हैं, छापो।